आर मोस्ट वेलकम इन ओमेगा कंपटीशन। तो आज हम लोग अभी छोटे छोटे सेंटेंस सीख रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि कोई वस्तु हमारे दूर है, हमसे दूर है या हमारे पास है, उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हम कैसे करते हैं। ऐसे इन्हीं वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें दूरी या निकटता दिखाने वाले वाक्य होंगे। तो जैसे कोई वस्तु हमारे पास है तो हम उसका परिचय कैसे कराते हैं, और अगर दूर है तो हम उसका परिचय कैसे कराते हैं, इंट्रोडक्शन। क्योंकि हम लोग अभी तक ऐसे ही सेंटेंस को पढ़ रहे हैं जिसमें किसी न किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, इंट्रोडक्शन होता है, इसमें कोई कार्य नहीं होता है। हम लोग इंट्रोडक्टरी वाक्य ही अभी तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम देखिए, जैसे कहते हैं कि यह एक कलम है, तो यह एक कलम है का मतलब है कि कलम आपके निकट है, समीप है, पास में है। तो पास को इंग्लिश में जब भी कोई वस्तु को पास में दिखाना होता है तो उसे हम दिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? दिस। दिस मीन्स होता है यह आपके पास। और अगर कोई वस्तु आपसे दूर है, जैसे वह एक लड़का है जो कि आपसे दूर है, तब हम वहाँ पे यूज करते हैं दैट का, ठीक है। नज़दीक के लिए दिस का और दूर के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि जब वह वस्तु सिंगुलर हो, एक हो, चाहे वह हमारे नज़दीक हो या दूर हो, तो हम वहाँ पे नज़दीक के लिए दिस का प्रयोग करेंगे, दूर के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वस्तु हो तो हम उसे कहते हैं प्लूरल, बहुवचन। एक से ज़्यादा को इंग्लिश में प्लूरल नंबर बोलते हैं। तो अगर प्लूरल हो, जैसे ये सब कलमें हैं, मतलब एक से ज़्यादा, ये सब बत्तखें हैं, तो वहाँ पे इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? ए सब, ए या ए सब, दोनों हिंदी में ए भी बोलते हैं और ये सब, तो दोनों की मीनिंग एक ही होती है, दीज, ठीक है। दीज किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए यूज होता है। और अगर दूर पे है, यही प्लूरल में वस्तुएं दूर पे हैं, जैसे वे सब चिड़िया हैं, वे सब घोड़े हैं, तो उसके लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। दोज मीन्स वे सब जो आपसे दूर हो, और वही अगर पास है तो दीज का प्रयोग। तो बहुत ही इजी है, ठीक है। दिस जो है आपके पास सिंगुलर वस्तु को दिखाता है, दीज आपके समीप प्लूरल वस्तुओं को दिखाता है, और दैट आपसे दूर सिंगुलर वस्तु को दिखाता है, और दोज प्लूरल वस्तु को दिखाता है। नहीं, एक से ज्यादा वस्तु अगर आपसे दूर है तो आप दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम इसी तरह के सेंटेंस आज पढ़ेंगे। तो पहले इसका मीनिंग देख लीजिए कि दिस मीन्स यह, और दूर जो होगा दैट दूरी को दिखाता है, दैट मीन्स वह, ठीक है। ये दोनों ही यूज होते हैं सिंगुलर नंबर के लिए। दोनों ही यूज होते हैं सिंगुलर के लिए। यह जो है निकटता दिखाता है और यह दूरी दिखाता है, ठीक है। हाँ, ये नियरनेस और यह डिस्टेंस। अब इसके अलावा प्लूरल में अगर यही होगा तब हम प्रयोग करेंगे दिस की बजाय दीज, THESE, दीज। दीज मीन्स होता है ये या ये सब, दोनों ही वर्ड, चाहे आप ये बोले या ये सब। इसी तरह जो दूर की वस्तुएं होंगी, दैट की बजाय दोज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दोज मीन्स वे या वे सब, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि यह सिंगुलर के लिए है और ये प्लूरल के लिए, ये दोनों सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। और यह एक जो है निकटता के लिए है और यह दूरी के लिए है।
जैसे आप कहते हैं क्या, सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, यह है एक कलम है। देखिए है अलग चीज है कब यूज होता है, जब वस्तु सिंगुलर हो। है कब यूज करते हैं हम हिंदी में, जब वस्तु एक से ज्यादा हो, प्लूरल हो। ठीक है, तो यहाँ एक कलम है ना, हिंदी में एक है, तो हमने बताया था कि इंग्लिश में भी लिखा जाता है। अगर यह नहीं लिखा हो, यह कलम है केवल लिखा हो, तब भी इंग्लिश में हमेशा यह एक कलम है के रूप में लिखा जाता है। हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ट्रांसलेशन उसी तरह से करना है, कुछ नया नहीं है, है ना। यह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दिस। तो यह पहले ही रहता है, यह कहाँ आएगा, वही चीज याद रखिए, बस हो गया ट्रांसलेशन। यह है एक कलम। ठीक है, तो इसकी अब मीनिंग क्या हो जाएगी, दिस इज ए पेन। दिस इज ए पेन। अब अगर यही दूरी को दिखाए, क्या दिखाए, दूरी को, पहले इसको हम और देख लेते हैं। यह एक कलम है, अगर यह निगेटिव बन जाए, यह एक कलम नहीं है, तो भी आपको याद है कैसे आएगा, ये सेकंड पे आएगा और ये थर्ड पे आएगा, इसके बाद आएगा, बाकी सारा रूल वही रहेगा। तो देखिए इसकी, ये हमने इंग्लिश लिखा, अब इंग्लिश में कैसे करेंगे, यह है नहीं एक कलम। देखिए इंग्लिश को हमने हिंदी में ही लिख लिया, मतलब एक इंग्लिश भाषा में आप इसी सेंटेंस को इस तरह से बोलते हैं, है ना। क्योंकि हमारी भाषा नहीं तो हमें थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन जब हम हैबिचुअल हो जाएंगे तो हमें ये अटपटा लगेगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना, हमें जिस चीज़ की हैबिट होती है। तो यह है नहीं एक कलम, इसकी मीनिंग आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज नॉट पेन। अ भी बोला जाता है और ए भी बोला जाता है, ठीक है, दिस इज नॉट अ पेन। यह अब हिंदी में कैसे पढ़ोगे, अपने हिसाब से देखो, यह लास्ट में पढ़ा जाता है, यह उसके पहले आता है, तो पहले यह है, ठीक है ना, यह एक पेन नहीं है, सबसे लास्ट में ये जाएगा, यह एक पेन नहीं है। तो जब आप इंग्लिश पढ़ें तो उसकी हिंदी न बनाए, इसी में समझ जाए, दिस इज नॉट ए पेन, उसकी मीनिंग, अर्थ आपके मन में आ जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, उसका ट्रांसलेशन करने लगते हैं, तो इसलिए हम गड़बड़ा जाते हैं। इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ा जाता है, जैसे हमने इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाया, वैसे इंग्लिश जब पढ़ो तो उसको इंग्लिश में ही समझो उसको। जैसे स्टैंड अप, तो आप हिंदी नहीं ट्रांसलेशन करते खड़े हो जाओ, आप तुरंत खड़े हो जाते हो बिना सोचे समझे, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड डेली यूज करते हो, जैसे मोबाइल में हेलो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन आप तुरंत समझ जाते हो कि हिंदी करते हो, सुनो ऐसा नहीं कुछ आते ना मन में। तो ऐसे ही हैबिट बनानी है, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी को हिंदी में पढ़ना है, ठीक है ना। इतनी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे करनी है, तब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, तब आप फ्लुएंटली लिख सकते हो। इसके लिए लिखना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ हो गया, दिस इज नॉट ए पेन। अब यही हो जाए, क्वेश्चन मार्क बन जाए, क्या यह एक कलम है, क्या यह एक कलम है। तब इसका देखिए हमने क्या कहा, ये यहीं आएगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको नहीं लिखा जाता। अब मैं ये ट्रांसलेट हिंदी में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बार बार टाइम जाएगा, डायरेक्ट इंग्लिश हम लोग लिखें यार। तो पहले क्या लिखा जाएगा, इज
दिस इज दिस ए पेन। हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। इज दिस ए पेन। इससे ये सारे सेंटेंस दिखा रहे हैं आपके पास। अगर यही आ जाए, इसमें निगेटिव भी डाल दिया जाए, क्या यह एक कलम नहीं है? नहीं यहां लास्ट में आता है ना, लास्ट सेकंड पे, लेकिन अंग्रेजी में यह थर्ड पे। तो फिर हो जाएगा, यह लिखा नहीं जाएगा, है ना, आ जाएगा इज, नहीं दिस, इसको नहीं काउंट करते। इज दिस नॉट अ पेन? इज दिस नॉट ए, ठीक है, नॉट ए पेन। हो गया कि क्या यह एक कलम नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया इसमें। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, देखते हैं। जैसे मान लो है, यह मोहन है। आप किसी मोहन का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो हो गया आपका दिस इज मोहन। हमेशा बड़े अक्षर से लिखेंगे क्योंकि यह नाउन है, ठीक है। ये क्या है? नाउन है, यानी किसी का नाम, कोई भी व्यक्ति जिसकी अपनी एक पहचान है, वो सब नाउन होते हैं, ठीक है। जिसको आप अलग अलग पहचानते हो, हर आकृति एक नाउन है, बस इतना याद रखो, ठीक है। किसी भी वस्तु को, चाहे जो हो, जानवर हो, पेड़ पौधा, सामान, आप कैसे पहचानते हैं? उसकी आकृति से। ये कैसे पहचान रहे हैं कि यह पेन है? इसकी आकृति से, ठीक है। तो जिसकी अपनी एक आकृति से पहचान होती है, वह सभी क्या है? नाउन है। जैसे ये ग्लोब, घड़ी, घड़ी क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि उसकी एक आकृति से पहचान होती है, ठीक है। अब अगर इसी को नाम दे दिया जाता है किसी को, तो उसे हम प्रॉपर बोल देते, उचित प्रॉपर नाउन वही हो जाता है। जैसे छात्र हैं, छात्र क्या है? नाउन है। लड़के नाउन है, लेकिन कोई नाम दे दिया जाए तो वो प्रॉपर बोला जाता है। उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर। धीरे धीरे वो सब इसी में सीखते रहेंगे, बाद में ग्रामर देखेंगे। तो अब अगर इसका निगेटिव देखिए, बोलिए, डायरेक्ट बोलिए। अब तो निगेटिव क्या बन जाएगा? थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा। इंग्लिश में सीखो अब थोड़ा, हिंदी बहुत सीख चुके हैं हम लोग। तो हो जाएगा दिस इज नॉट मोहन। मतलब हमें बस इतना याद रखना है कि थर्ड प्लेस पे नॉट लगा देना है निगेटिव के लिए। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, या सिंपल भी बोलते हैं, है ना। ये हमारा निगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है? बस इसको पहले कर देना है, इसको और आगे ले जाना है, बस यही होता है, ठीक है ना। आप यहां आ जाएगा इज दिस नॉट मोहन, ठीक है ना। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव मैंने दोनों को एक साथ में हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। आई प्लस एन, दोनों इंट्रोगेटिव और निगेटिव एक साथ आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। अब मान लीजिए कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यह चीनी है, यह चीनी है, तब इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दिस इज शुगर। आपको बहुत फास्ट ये सब काम करने हैं, ठीक है, बहुत तेजी से लिखने हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस जब हम कर रहे थे, उसे अब तेजी से प्रैक्टिस करनी है। तो हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा दिस इज नॉट शुगर, दिस इज नॉट
शुगर। अब इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव, हम 2 बार लिख दे रहे हैं, मान लो नॉट नहीं है, इसका इंट्रोगेटिव लिखें तो हो जाएगा इज दिस शुगर। इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा इज दिस नॉट शुगर, इज दिस नॉट शुगर। यह इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब ठीक है, इस तरह से हम इसको अब लेंगे और जल्दी जल्दी इसका प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यह कुर्सी है, यह कुर्सी है, यह कुर्सी है। उसी तरह से इसका भी ट्रांसलेशन करेंगे, जैसे देखिए तो हो गया क्या, दिस इज अ चेयर। इंग्लिश में आपको ये आर्टिकल लगाना है जो यह निश्चित करे। इंग्लिश में आप देखो, इसमें हम समझ लेते हैं यह कुर्सी है, एक है दिख रही है, लेकिन इंग्लिश में आपको इसे कंफर्म करना पड़ता है कि यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है, यह आपको दिखाना पड़ता है कि यह एक कुर्सी है। ठीक है? हाँ, चलिए अब इसका निगेटिव लिखते हैं, दिस इज नॉट अ चेयर। इंट्रोगेटिव अगर करेंगे इसका, ठीक है ना, इसको इंट्रोगेटिव पहले आ जाएगा, इज दिस अ चेयर। ऐसे ही हैबिट करनी है आप लोगों को। इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाएगा, इज दिस नॉट अ चेयर। धीरे धीरे हम बड़े सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, अभी छोटे छोटे सेंटेंस ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे अब हम दूरी बताने वाले वाक्यों को देखते हैं। जैसे वह लड़का है, वह लड़का है, तो देखिए दोनों एक ही चीज है, जहां यह था वहां वह आ गया, तो अब इसकी जगह दैट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? दैट इज अ, इंग्लिश में आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, बॉय। दैट इज ए बॉय। ये आर्टिकल है जो दिखाता है संख्या कितनी है। इंग्लिश में यह जरूरी है। इंग्लिश में जितनी भी वैल्यू है, जो वस्तु दिखा रहे हैं, वह सिंगुलर है कि प्लूरल है, यह बताना बहुत लिख के दिखाना जरूरी है। इंग्लिश में हम लिखते भी हैं और नहीं लिखते हैं, ऐसे भी समझ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखना मस्ट है। ए और आयन कब लगता है? दोनों एक के लिए लगता है, हमने बता दिया है। इसके अलावा एक तीसरा आर्टिकल होता है द, वो तब लगता है जब वस्तुएं जैसे एक के अलावा हो, लेकिन आपको उनकी संख्या मालूम ना हो, निश्चित ना हो। जैसे खेत में गायें चर रही हैं, अब यहां गायें कितनी हैं? ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया की गायें चर रही हैं, उनकी कुछ संख्या है, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता नहीं है। तो मान लीजिए जहां भी आपके दिमाग में हिंदी में कुछ आए, कुछ गाय चर रही हैं, कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, सम सम मतलब जो इंग्लिश में एक वर्ड सम आता है, तो इस तरह का जब भी सेंस आए बस याद रखिए द लगाना है, वहां पे द लगा देना है। ये तो नंबर की बात अभी धीरे धीरे बहुत चीजों में बताएंगे, समझ में आना। तो वहां द और एक के लिए ए और आयन। ए कब लगता है? जब हमने बताया था क ख ग से ज्ञ तक का उच्चारण आए। आयन कब लगाएंगे? जब अ आ ई में कोई भी उच्चारण आए तो अब आयन लगता है उसके पहले। ठीक है, तो यहां हो गया दिस इज ए बॉय। अब अगर इसका निगेटिव लिखेंगे तो नॉट कहां लगा देंगे? तीसरे प्लेस पे आ जाएगा क्या? नॉट। तो हो जाएगा दैट इज नॉट अ बॉय।
कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? देखिए अब मान लीजिए आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, बस इसको उठा के यहाँ कर देना, जो सेकंड प्लेस पे आया था वो सबसे आगे अगर कर दोगे तो वही इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो हो जाएगा इज दैट ए बॉय। अब अगर इसमें भी निगेटिव आ जाए आप, तो निगेटिव कहाँ आएगा? थर्ड प्लेस पे, ठीक है। तो हो जाएगा, देखो यहाँ भी थर्ड प्लेस पे है, यहाँ भी ये इनका क्रम चेंज हुआ है, केवल किसका? इनका हुआ है, ये अपने ही प्लेस पे यहाँ भी आएगा। तो हो जाएगा इज दैट नॉट ए बॉय। बहुत ही इंग्लिश बहुत ही सरल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी करते करते, है ना, कि देखिए कितना सरल हो जाता है कि आप इंग्लिश में ही खटाखट लिखेंगे। इस तरह लिखने की जो आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे वह मंदिर है, हमने लिखा, एक ले लिया, वह मंदिर है। तो देखिए मंदिर है का मतलब सेंस आ रहा है हिंदी में कि एक मंदिर है, वह एक मंदिर है। हमने एक नहीं लिखा, लेकिन इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा। तो मंदिर देखिए टेम्पल, इंग्लिश में टेम्पल, टेम्पल का प्रोनाउंसिएशन जो है वो ट आ रहा है, हिंदी में क ख ग घ में आ रहा है ना ट, तो उसके पहले ए लगाएंगे, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दैट इज ए टेम्पल, दैट इज ए टेम्पल। अब निगेटिव बनाना है तो नॉट कहाँ लगाएंगे? इज के बाद सिर्फ नॉट लगा दीजिए, थर्ड प्लेस रख लीजिए, तो निगेटिव बन गया। दैट इज नॉट अ टेम्पल। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज को सेकंड प्लेस से उठा के पहले, यानी इसको पूरा का पूरा, इसको यहां से यहां अगर कर दे तो क्या उसका मतलब क्या हो जाता है? तो हो जाएगा इज दैट अ टेम्पल। और अगर इसमें भी निगेटिव आ जाए तो निगेटिव यहीं पे आएगा, इनका केवल अदला बदली हो रहा है ना। तो हो जाएगा इज दैट नॉट अ टेम्पल। बहुत ही इजी है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से दिस और दैट का प्रयोग हम देखते हैं। इस पे आप बहुत सारे सेंटेंस बना बना के अभ्यास करिए। देखिए इसमें हमने केवल उनको लिया जो सिंगुलर फॉर्म में है। किसमें है? सिंगुलर फॉर्म में है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्लूरल फॉर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।